हेलो साथी, नमस्कार। मैं हूं रोहित और आप सभी लोगों का एग्जाम स्पॉट 95 पे स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और जुड़िए हमारे साथ। हम कराते हैं आरआरबी ग्रुप डी रीजनिंग सब्जेक्ट की तैयारी। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, रेलवे की कोई भी वैकेंसी का एग्ज़ाम हो, या फिर एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी एग्ज़ाम हो, जिस भी एग्ज़ाम में रीजनिंग आती है तो आपके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज होगा 13 सितंबर 2022 की थर्ड शिफ्ट का पेपर, जो ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। और अभी तक हमारी 50 क्लासें पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर उनको आपने नहीं देखा है तो जाके पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, आप एक एक क्लास को देखकर कवर कर सकते हैं। अभी आपके पास पर्याप्त समय है। ये 51वीं क्लास है। तो चलिए क्लास को शुरू करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये रहा पहला प्रश्न। देखिए, इसका संबंध इससे है, वहीं इसका संबंध इससे है, और वही आगे इन ऑप्शनों में भी क्या संबंध है वो आपको बताना है। देखिए, DHP का संबंध HLT से है। D होता 4 पे, ये 8 पे, ये 16 पे, और ये होता 8 पे, 12 और 20। देखिए, यहाँ से 4 प्लस हुए हैं 8, यहाँ भी 4 प्लस हुए हैं 8 4 12, और 16 4 20, यहाँ भी 4 प्लस हुए हैं। क्रॉस चेक करेंगे इसमें। देखिए, 13 4 17, 17 पे क्यू होता है। आपको ABCD का नंबर क्रमांक आपको याद होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चनों को ऐसे हल कर पाएंगे। ये S होता है 19 पे और 23 पे W, तो 19 और 4 23 होते हैं। O 15, 15 4 19, 15 और 4 19, यानी 4 4 प्लस सभी में हो रहे हैं। S होता है 4 पे, S 19 पे, 19 4 23, 5 4, ये 5 और यहाँ 15 है, ये ऑप्शन गलत होगा। 19 4 23, 11 4 15, ठीक है। 6 और 4 10, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। थोड़ा शोर शराबे का इशू ज़्यादा है, आप लोग मैनेज करेंगे। और अगला प्रश्न देखिए। 8 व्यक्ति LMNOPQR और ऐसे एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे थे। और ज़्यादा बड़ा बन गया। आठ मित्र हैं, वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, तो 4 होंगे कोनों पर और 4 होंगे भुजाओं के मध्य में। ठीक है। P Q के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, लेकिन अभी ये नहीं पता है कि कौन कोने पर है और कौन भुजाओं के मध्य में है। चलिए देखिए, P Q के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। M और Q के बीच में केवल O बैठा है। N L के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा था। R M के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा था। L और P कोनों पर बैठे थे। अब देखिए, L और P कोनों पर बैठे थे। मान लेते हैं P का यहाँ पे बैठा, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले P आया है। P Q के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। P Q के बाईं ओर चौथे स्थान पर, तो 1 2 3 Q को यहाँ बिठा देते हैं। P Q के बाईं ओर चौथे स्थान पर 1 2 3 4। M और Q के बीच में केवल O बैठा है। मान लेते हैं O को यहाँ पर रख लिया।
यम को इधर रख लिया, या फिर एम को इधर रख लेंगे, ओ को इधर रख लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी क्लियर नहीं कौन कहाँ पे है, ये पी और क्यू अभी क्लियर हुए हैं, ठीक है। एन एल के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा था, आर एम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा था, आर एम के बाईं ओर ठीक बगल में। चलिए मान लेते हैं आर एम के बाईं ओर ठीक बगल में यहाँ पे बैठा था, ओ को यहीं मान लेते हैं। एन एल दाईं ओर ठीक, एन एम और क्यू के बीच में केवल ओ बैठा था, एन एल के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा था। चलिए इनको हटा लेते हैं अभी। एन एल के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा था, एन एल के दाईं ओर ठीक बगल में, एल के दाईं ओर, तो एल को यहाँ रख लेते हैं। आर एम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा था, एल और पी कोनों पर बैठे थे। अब एल कोनों पर बैठा है तो एल यहाँ पे नहीं होगा, एल को अब यहाँ पे रखना पड़ेगा कोने पर। एल यहाँ हो जाएगा तो एन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब बचा क्या, एल एम एन ओ पी क्यू आर, बचा एस, एस आ जाएगा यहाँ पे। तो आर के बाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा था, आर के बाईं ओर 1 2 3 चौथे स्थान पे एस बैठा है। आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शहर सी शहर एफ के उत्तर में है, शहर सी शहर एफ के उत्तर में है, तो सी यहाँ पे आ गया। शहर ओ शहर एफ के पूर्व में है, शहर ओ एफ के पूर्व में है। शहर जेड शहर, अब एक शब्द यहाँ पे मिस है, अब वो क्या मिस है ये भी नहीं पता, कुछ भी मान सकते हैं। शहर जेड शहर ओ ही मिस होगा, शहर जेड शहर ओ के, क्योंकि जब भी टाइपिंग अगर हम गूगल लेंस से उठाते हैं तो ये केवल ओ शब्द ऐसा है जो पकड़ में नहीं आता है, बाकी सभी आ जाते हैं, तो यहाँ पे ओ ही होगा। शहर जेड शहर ओ के पश्चिम में है, ठीक है, तो पश्चिम में इसको इधर रख लेते हैं शहर जेड को। शहर वाई शहर जेड के दक्षिण में है, शहर वाई शहर सी शहर वाई के उत्तर पूर्व में है, शहर सी वाई के उत्तर पूर्व में है, शहर सी, हाँ ठीक है, अब ये एकदम से क्लियर है। देखिए वाई शहर सी शहर वाई के उत्तर पूर्व में है, ये इसकी दिशा जो होगी वो उत्तर पूर्व होगी। शहर जेड के सापेक्ष शहर सी किस दिशा में है, तो इसका भी आंसर उत्तर पूर्व ही आएगा। देखिए ये दिशा उत्तर पूर्व ही होगी। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए सीरीज का प्रश्न है। बड़ी सीरीज बनेगी क्योंकि इसमें गुणा हो रहा है। या तो पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं, 9 में 4 गया 5 बचा, और 14 में 5 गया 9 बचा। इसका डिफरेंस देखिए 14 में 9 5, 8 में 4 4 और 2 में 1 गया 1। इसका डिफरेंस 9 में 4 5, 18 में 9 गया तो 9 और 3 में 2 गया तो 1। इसका भी डिफरेंस निकालेंगे क्योंकि यहाँ से अभी पकड़ में नहीं आ रहा है, तो 5 5 0, 14 में 9 तो 5,
5 5 0, 9 में 4 गया 5, 1 से 1 ख़त्म। यानी यहाँ 50 50 का अंतर आ रहा है, तो आगे भी 50 का अंतर होगा। 50 इसमें जोड़ेंगे तो 245 हो जाएगा। 245 इसमें जोड़ देंगे, 9 5 14 की 4, 8 4 12 और 1 13, 1 बचेगा 4 2 6 1 7, 734 आपका एकदम राइट आंसर होगा। देखिए 2 4 5 11 20, ये भी सीरीज का प्रश्न है। चाहो तो इधर लिख लेते हैं पहले इसको। 2 4 5 11 20 36। देखिए इसमें 2 का गुणा कराइए, 4 आएगा। 4 में 1 का गुणा प्लस 1 हुआ है। 5 में 2 का गुणा प्लस 1 हुआ है। 11 में 2 का गुणा माइनस 2 हुआ है। इसमें 2 का गुणा माइनस 4 हुआ है। लेकिन यहाँ से तो कोई सीरीज पकड़ी ही नहीं आ रही। गुणा से नहीं आएगा। डिफरेंस देख लेते हैं इसका। 4 में 2 गया 2, यहाँ पे 1, 6 9 16। यहाँ से भी कोई सीरीज पकड़ में नहीं आ रही। एक और सीरीज देख लेते हैं। यहाँ से 1 आया, 5 आया, फिर 4 आया, नहीं सॉरी 3 आया, यहाँ पे 3 आया। इसका देखेंगे तो 9 7 आया। यहाँ से भी कोई सीरीज नहीं पकड़ में आ रही है। और देखिए कोई तरीका लग रहा हो। चार 2 6 हुआ, 1 माइनस 5 4 9, 2 प्लस 11 5 16, 4 प्लस, ये भी नई सीरीज बनेगी। 3 3 को उठा के जोड़ते हैं। 5 4 9 2 11, 11 है। अब 3 को यहाँ से उठाइए, 11 5 16 4 20, 20 यहाँ है। ठीक है, ये सीरीज़ बन रही है। अब 5 और 11 20 को जोड़िए, 20 और 11 31, 5 36 यहाँ पे है। अब 3 यहाँ से उठाएंगे तो 11 20 और 36 को जोड़ेंगे तो 31 और 6 37 और 30 67। ऑप्शन में 67 है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 1 नंबर प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट। तरीका अच्छा था। अगला प्रश्न देखिए। फरहान अपने घर से पैदल चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर y दूरी तय करता है। पूर्व की ओर y दूरी तय करता है, लेकिन दूरी हमें अभी नहीं पता है। मान लेते हैं उसने y दूरी तय करी। फिर दाएं मुड़ता है, 10 मीटर चलता है। दाएं मुड़ेगा, 10 मीटर चला उसने। उसके बाद फिर से दाएं मुड़ता है, 25 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, 10 मीटर पैदल चलता है। उसके बाद दाएं मुड़ता है, 15 मीटर पैदल चलता है। अंत में वह दाएं मुड़ता है और अपने घर पहुंचने के लिए 20 मीटर पैदल चलता है। यानी यहाँ उसका घर है और यहाँ से ये दूरी चली है। बात समझ में आ रही होगी। उसका घर यहाँ पे है, इतनी दूरी वो हम मान के चलेंगे। ये दूरी जो है वो y है, यहाँ से मान के चलिए। अब देखो, अंत में वह दाएं मुड़ता है और अपने घर पहुंचने के लिए 20 मीटर पैदल चलता है। ठीक, y का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 25 मीटर ये हो गई, 15 मीटर ये हो गई। या तो ऐसे समझ लीजिए
ये दूरी अगर 10 है तो 10 ये हो जाएगी, क्योंकि ये वाली दूरी 10 है, ठीक। और ये टोटल दूरी 20 है, तो ये 10 और 10 20 ये हो गई, तो इनकी दूरी तो समान हो गई। अभी देखिए 25 यहाँ पे, 15 यहाँ, टोटल दूरी होती 40। अगर 25 ये वाली दूरी है तो 25 ही ये वाली दूरी हो जाएगी, और ये पूरी दूरी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक 15 और 25 40, तो 40 मीटर आ जाएगी आपकी टोटल दूरी। चौथा नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। कितने लोग हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलते हैं लेकिन बैडमिंटन नहीं खेलते? इसमें आपको कॉमन बताना रहता है। इस प्रश्न में ऐसा कुछ खास ज़्यादा है नहीं बताने के लिए। उसने कहा बैडमिंटन नहीं खेलते हैं, तो बैडमिंटन का पोर्शन ट्रायंगल वाला है, देखिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इस ट्रायंगल में जो भी आएगा वो इसमें आंसर नहीं होगा। उसने पूछा कितने लोग हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, यानी कॉमन यहाँ पे देखिए हॉकी और क्रिकेट में 5 मिलेगा, तो 5 आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 1 मिनट दोस्तों, डेटा बंद कर लेता हूँ जिससे आपको मैसेज या नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। देखिए यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है, 15 10 का गुणा कराएंगे 150 आएगा, इसमें 3 का गुणा कराएंगे आ जाएगा 450, यहाँ पे 450 है। 12 15 का गुणा कराएंगे 180 आएगा, गुणा करा देंगे 3 में तो आ जाएगा 18 3 54, यानी 540 540 यहाँ पे है। 5 5 10 होता है, 10 में 3 का गुणा कराएंगे 30 आएगा, यहाँ 25 है, ऑप्शन गलत है। 11 और 10 का गुणा कराएंगे 110 होगा, 3 का गुणा कराएंगे 330 हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, एकदम राइट आंसर है ये। अगला प्रश्न देखिए। देखिए कूट का प्रश्न है, यहाँ पे कोड डिकोड करना है आपको, कुछ शर्तें दी हुई हैं, उसके आधार पे इस प्रश्न का आंसर दिया जाएगा। पहली शर्त देखिए, यदि पहला घटक एक प्रतीक है और अंतिम घटक एक संख्या है तो इन दोनों के कूटों को आपस में प्रथम और अंतिम को परस्पर बदलना होगा, ठीक है, यानी इनके कूट आपस में बदल जाएंगे, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। दूसरी शर्त देखिए, पहली तो इसमें फॉलो हो रही है, यदि पहला घटक एक विषम संख्या है, यहाँ पे पहला घटक एक प्रतीक है ना कि एक संख्या, तो दूसरा ऑप्शन गलत होगा, दूसरी शर्त गलत है, ये अप्लाई नहीं होगी। तीसरी देखिए, दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग हैं, जबकि दूसरा एक प्रतीक है, तीसरा एक पूर्ण वर्ग है, तब भी ये फॉलो नहीं होगी, तो पहले के आधार पे इसका आंसर देना है। देखिए ये वाला सिंबल यहाँ पे है तो टी पहले आएगा, टी आ जाएगा, इसके बाद डॉलर है, डॉलर पे डी है, इसके बाद 9 पे आएगा एफ, इसके बाद हैज़ है, हैज़ पे आएगा यू, फिर आएगा 8 पे आएगा वी। अब उसने कहा था इनके दोनों के कूटों को आपस में बदल दिया जाएगा, तो ये पहले आ जाएगा वी, फिर होगा डी एफ यू, और इसके बाद आ जाएगा टी, क्योंकि आपस में इनके कूट बदलने हैं, तो टी वाले ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। वी डी एफ यू टी, ये तीसरा नंबर आपका वी डी एफ यू टी, ये ऑप्शन गलत है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, यदि 5 मार्च 2009 को गुरुवार है तो 11 मार्च 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 5 मार्च 2009 को गुरुवार है तो 11 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा? अब देखिए यहाँ पे
16 में 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा, 7। और विषम दिन निकाल लीजिए, 5 मार्च से यहाँ 5 मार्च तक तो 0 हो जाएगा, बचेंगे यहाँ पे शेष 6, तो 6 यहाँ आ गए। अब इसमें लीप ईयर्स देखिए कितने पड़ेंगे, लीप ईयर्स एक 2012 का हो जाएगा और एक हो जाएगा 16 भी काउंट होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ फरवरी गुजर चुकी है इसलिए इसको काउंट करेंगे, नहीं तो इसको छोड़ देते। तो 2 यहाँ पे आ गए। तो अब देखिए 7 से डिवाइड जब करेंगे सभी को जोड़ के तो 7 और 6 13 और 2 15। जब 7 से डिवाइड करेंगे, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे तो विषम दिन निकल के आ जाएंगे, जो भी शेष बचता है वही विषम दिन होता है। 7 दूनी 14, शेष बचेगा 1, विषम दिन आया 1। अब गुरुवार में 1 दिन बढ़ा देंगे तो आ जाएगा शुक्रवार। एकदम से बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, असमानता का प्रश्न है यही। W बड़ा या बराबर है A से। अब W यहाँ है, A यहाँ है, जब दोनों सिंबल अपोजिट दिशा में हो जाएं तो वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है, ये बात अपने दिमाग में बसा के रखना। W से Z, और W बड़ा है Z से। अब देखिए W यहाँ पे है और Z यहाँ है, एक दिशा में सिंबल है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो सकता है। W O से बड़ा है, O S के बराबर है, S बड़ा है Z से। जब Z से S बड़ा है, S से O बड़ा है, O से W बड़ा है, तो W Z से भी बड़ा होगा। तो ये ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यदि प्रत्येक शब्द से पहले T जोड़ दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाएगा। देखिए बैट है, आगे एक T जोड़ेंगे, B हटा के तो B हटा देंगे तो T, इसके बाद AT टैट, यानी इसका टैट से कोई अर्थपूर्ण शब्द ही नहीं है। आगे डिग है, T लगाएंगे, I और G, टिग, ये भी कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं है। फिट में आगे टिट हो जाएगा, ये भी अर्थपूर्ण शब्द नहीं है। विन, इसमें देखिए TIN, टिन, टिन कांसा वाला टिन, ये एक अर्थपूर्ण शब्द है। तो केवल विन वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, उपरोक्त श्रेणी में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद एक सम संख्या है। तो अगर हम देखिए 3 को पहले लेते हैं तो आगे विषम संख्या होनी चाहिए, नहीं है। 5 को लेंगे, आगे विषम है लेकिन बाद में एक सम संख्या नहीं है। 5 को लेंगे, आगे एक विषम संख्या, बाद में एक सम संख्या, यानी ये वाली संख्या होगी। इसके बाद हम 6 को उठाएंगे, आगे एक विषम संख्या है लेकिन पीछे सम संख्या नहीं है, हटा देंगे। फिर उठाएंगे 3 को, तो 3 से पहले विषम संख्या होनी चाहिए, बाद में सम संख्या नहीं है। फिर इस वाले 2 को उठाएंगे, आगे विषम संख्या, बाद में एक सम संख्या बिल्कुल है। और देखिए फिर यहाँ फिर 5 को उठाएंगे तो आगे सम है, बाद में विषम है। 1 को उठाएंगे, आगे विषम, बाद में लेकिन सम नहीं है। 9 को उठाएंगे, आगे विषम है, पीछे भी विषम है। 5 को उठाएंगे तो आगे विषम है और बाद में एक सम है, यानी 3 संख्याएं अभी तक मिल चुकी हैं। 4 को उठाएंगे तो आगे एक विषम है, बाद में एक सम है। 5 4 8 देखिए। इसके बाद 9 को उठाएंगे, आगे सम है। 5 को उठाएंगे तो आगे विषम है, बाद में एक सम है, यानी 5 संख्याएं ऐसी हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 संख्याएं ऐसी हैं जिनके आगे एक विषम संख्या और बाद में एक सम संख्या है। राइट आंसर एकदम। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग कितना मान आना चाहिए। ये लगभग में पूछा गया, ये बात आप लोग ज़रूर पढ़ेंगे और इसके बाद प्रश्न को हल करेंगे, क्योंकि आप लोग क्या है, ऐसे समीकरण वाला सब जब भी प्रश्न देखेंगे तो आप क्वेश्चन को पढ़े बिना ही सॉल्व करने लग जाएंगे। इसमें कैलकुलेशन अगर आप इसकी करोगे तो 5 मिनट में भी नहीं
कैलकुलेशन हो पाएगी। तो उसने लगभग में पूछा, ये लगभग 13 है, इसको 13 मान लेंगे, प्लस ये लगभग 3 है, गुणा इसको 85 मानेंगे, लगभग 85 है, भाग लगभग 5 माइनस लगभग 24। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 पहले डिवाइड होगा, 17 आएगा, 17 से 51 होता है, 51 और 13 जोड़ देंगे, 3 1 4, 5 1 6, यानी 64, और इसमें 64 में 24 माइनस करेंगे 0, 6 में 2 गया 4, यानी 40 आपका एकदम राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, किसी कक्षा के सभी 30 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में खड़े हुए हैं। अमित पंक्ति के बाएं सिरे से 12वें स्थान पर है। ये हो गया बायां, बाएं सिरे से 12वें स्थान पर है अमित। ठीक, राइटिंग थोड़ी खराब है, आप लोग मैनेज कर लीजिए। अमित पंक्ति के बाएं सिरे से 12वें स्थान पर है, पंक्ति के दाएं सिरे से उसका स्थान कितना होगा। अब पंक्ति के दाएं सिरे से पूछा है, टोटल में विद्यार्थी हैं 30, तो इसका एक सूत्र होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 बराबर टोटल लोगों की संख्या, यानी इसको 0 मान लेते हैं। टोटल लोग कितने हैं 30 बराबर माइनस 1, लेफ्ट से उसका स्थान कितना है 12, राइट से उसने पूछा है तो r। अब देखिए इसको सॉल्व जब भी करेंगे तो ये इस ओर जाएगा तो हो जाएगा 31 बराबर, और 12 प्लस r, 12 प्लस r बराबर 31। अब ये इस ओर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो r बराबर 31 माइनस 12। अब 11 में 2 गए तो 9, 2 बचा, 2 में 1 गया तो 1, यानी 19वां उसका स्थान हो जाएगा। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर। फिर से असमानता का प्रश्न है, इनइक्वलिटी का। डी बड़ा है जी से। अब देखिए डी यहाँ है, जी यहाँ है, जबकि जी बड़ा है डी से, तो ये गलत होगा ऑप्शन। जी बड़ा है ई से। अब देखिए जी के से बड़ा है, नहीं के के बराबर है, और के एच से बड़ा है, एच ई से बड़ा है। तो जब एच ई से बड़ा है, के एच से बड़ा है, तो के ई से भी बड़ा होगा, और जी इसके बराबर, तो जी ई से भी बड़ा होगा। बिल्कुल सही ऑप्शन है, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑप्शन गलत होंगे, जब आंसर एक मिल जाए तो वहीं पे आप छोड़ दीजिएगा। आपको जब लगे कि नहीं आगे भी कोई आंसर हो सकता है तभी उसको चेक करिए, नहीं अन्यथा आगे उसको टिक करके बढ़ जाइए, क्योंकि समय की बचत एग्ज़ाम में ऐसे ही होती है। कुछ नाखून अंगूठियाँ हैं, कुछ नाखून अंगूठियाँ हैं, मान लेते हैं ये नाखून है और ये अंगूठियाँ हैं। सभी अंगूठियाँ उंगली हैं, ये हो गई अंगुली। सभी नाखून कंगन हैं, ये हो गए कंगन। अब निष्कर्ष देखिए इसका पहला, कुछ कंगन अंगूठियां हैं। अब कंगन यहाँ है, अंगूठियां यहाँ, इनका कुछ न कुछ कॉम्बिनेशन मिलता है, ठीक है। कुछ अंगुलियां नाखून हैं, अब कुछ अंगुलियां यहाँ हैं, नाखून यहाँ है, इनका भी कोई न कोई कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल सही है। कोई अंगूठी कंगन नहीं है, ये कैसे हम कह सकते हैं कि कोई अंगूठी कंगन नहीं है जबकि कुछ अंगूठी कंगन है, तो ये ऑप्शन होगा गलत। आपका निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर 3 आपका एकदम राइट होगा।
दिए गए समीकरण में किन दो चिन्हों के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। गुणा और भाग के स्थान बदल देने पर देख लीजिए क्या होता है। पहले 28 है, भाग है तो गुणा कर देंगे, और 4 माइनस 12 गुणा है तो भाग हो जाएगा, लेकिन 5 का भाग 12 में नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। अब दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे। प्लस और माइनस को चेंज कर लीजिए, तो 28 भागित 4, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 12 गुणा 5 माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस और माइनस चेंज हो जाएंगे, 11 बराबर 56। अब देखिए इसको सॉल्व करके 4 सत्ते 28 कट जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा, और प्लस 7 67 हो जाएगा। यहाँ पे जब जोड़ देंगे, माइनस का 11 है तो 11 इसमें माइनस करेंगे, 7 में 1 गया तो 6 बचा, और 6 में 1 गया तो 5 बचा, बिल्कुल 56 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही है, ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा, 14 का वर्ग है और ये 16 का वर्ग है, तो 18 का वर्ग पूछा है। इसका संबंध इससे और इसका संबंध इससे है, तो ये 18 का वर्ग हो जाता है 324। वर्ग जरूर आप लोग 20 से 30 तक याद कर लीजिए, जिससे प्रश्न ऐसे आसानी से हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यदि संख्या इतने के अंकों को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 8। ये 2 8 हैं, तो इनको 8 पहले लिख लेंगे, फिर उसके बाद 7 आ जाएगी, फिर 6 देखिए 6 इसमें नहीं है, 5 आएगी तो 5 यहाँ पे है, 5 लिख लेंगे, और 5 के बाद देखिए 4 है, हाँ 4 है, इसके बाद 3 भी है, 2 है, इसके बाद 1 भी है। ये हो गए अवरोही क्रम में। आरोही और अवरोही में आप लोग कंफ्यूज ज़्यादा रहते होंगे, तो मैं अवरोही और आरोही बता देता हूँ। आरोही जब भी पूछा जाए तो 1 2 3 4 5 ये क्रम होता है आरोही। अवरोही क्रम होता है घटते हुए क्रम में, जैसे 5 4 3 2 1 ये है अवरोही क्रम। अब इसमें पूछा है तो बाएं से पहले 3 अंकों का योगफल कितना होगा। तो बाएं से 3 अंक देखिए 8 8 और 7, 8 8 16, 16 7 23 हो जाएगा। 23 आपका एकदम राइट आंसर है। अगला प्रश्न, ये भी कूट का प्रश्न है। 2 शर्तें दी हुई हैं, आप इन शर्तों के आधार पे इस प्रश्न का आंसर देंगे। देखिए, यदि शब्द के पहले और अंतिम दोनों अक्षर स्वर हैं, तो इन दोनों अक्षरों को एंड के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो पहले और आखिरी शब्द व्यंजन है, ना कि स्वर है। पहली शर्त तो गलत है। यदि शब्द के पहले और अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन है, तो इस शब्द के पहले अक्षर को इस चिन्ह के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। अब वो चिन्ह क्या है यहाँ पे दिया नहीं गया है, तो हम उसको स्टार मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। यहाँ पे स्टार है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये स्टार है, तो इस हिसाब से आंसर भी हमारे हिसाब से 3 नंबर ही होना चाहिए, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा। यदि शब्द के पहले और अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन है, बिल्कुल व्यंजन है, तो इस शब्द के पहले अक्षर को स्टार के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। ठीक है, पहला तो हम स्टार कर लेते हैं, ऑप्शन तो यही वाला सही है। अब चेक करेंगे, फिर आगे आएगा ए। जे को हटा देंगे क्योंकि उसकी जगह पे स्टार आ चुका है। ए पे आएगा @ देखिए ए पे @ है। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। फिर है वी पे ये टोपी वाला चिन्ह ये होगा। फिर ई है,
ई पे आएगा प्लस, फिर एल, एल में है हैज़, एल के बाद आई, आई है बराबर का चिन्ह, फिर है एन, एन पे आएगा एंड, नहीं सॉरी डॉलर, फिर है एस, एस पे ये वाला सिंबल है। अब देखिए ये वाला सिंबल सिर्फ इसी में है और किसी में नहीं है, तो आंसर नंबर आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। शर्तों के आधार पे इसका आंसर देना रहता है। अगला प्रश्न देखिए, किसी कक्षा के सभी विद्यार्थी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक है। प्रीति पंक्ति की शुरुआत से 17वें स्थान पर है, तो प्रीति यहाँ से 17वें स्थान पर है, यानी बाएं से या शुरू से, यहीं से शुरुआत होती, बायां का है या शुरुआत का है, यहाँ पे है प्रीति। पूनम प्रीति के आगे बैठी है और उनके बीच केवल 4 विद्यार्थी हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, इनके बीच यहाँ पर है, तो 17 18 19 20 21, और ये 22वें स्थान पर बैठी है कौन? पूनम। पूनम पंक्ति के अंत से 16वें स्थान पर है। अब यहाँ से इसका स्थान 16वां है, यहाँ से इसका स्थान 16वां है। तो हमने आपको अभी सूत्र बताया था, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 बराबर 0। अब उसने पूछा है टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो अब देखिए 22वां स्थान आपका यहाँ से लेफ्ट से हो गया, प्लस 16वां स्थान यहाँ से राइट से हो गया, माइनस 1 करेंगे बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 में 1 चला जाएगा 15, और 15 और 22 कितने होते हैं? 22 5 27 और 10 37। तो टोटल जो विद्यार्थियों की संख्या आएगी वो 37 आएगी। एकदम राइट आंसर है। अगला प्रश्न, कमल और किरण की आयु का अनुपात 4:5 है। 6 वर्ष बाद कमल की आयु 30 वर्ष होगी, तो कमल और किरण, इनकी आयु का जो अनुपात है वो 4:5 है, यानी वर्तमान आयु। 6 वर्ष बाद कमल की आयु 30 वर्ष होगी, यानी कमल की जो आयु है 6 वर्ष बाद 30 वर्ष होगी। तो उसने पूछा वर्तमान है, तो हम वर्तमान की निकालेंगे, तो 6 वर्ष इसमें जब हम घटा देंगे तो 24 वर्ष बचेगा। ये उसकी वर्तमान की आयु है कमल की, लेकिन उसने किरण की आयु पूछी, यानी 4 बराबर 24 के, 4 बराबर 24 के, तो 5 बराबर कितना होगा? 4 छंग 24, 6 पंचे 30, यानी 30 वर्ष किरण की आयु आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 एकदम राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। वाई ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर वाई बैठा है, ठीक है। वाई और जेड के बीच केवल 4 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे जेड बैठा है। बी जेड के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, बी जो है जेड के बाईं ओर दूसरे स्थान पर यहाँ पर है। जेड और सी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो सी यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ बैठा नहीं सकते क्योंकि बी ऑलरेडी बैठ चुका है। एक्स सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो एक्स आ जाएगा यहाँ पे। एक्स पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है, ठीक है, वो एक सिरे पर बैठा है। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? अब जोड़ लीजिए इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो टोटल में 13 व्यक्तियों की संख्या है। आंसर 13।
यदि उपरोक्त श्रृंखला से सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो दाएं से पांचवें स्थान पर निम्नलिखित में से क्या आएगा। अब हम संख्याओं को काउंट नहीं करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5, पांचवें पे आएगा एच। एच आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कथन है भारतीय समाज अनेकता में एकता का प्रतीक है। अब उसके क्या तर्क हो सकते हैं, तर्क दो दिए हैं, इसमें कौन से तर्क फॉलो ज़्यादा होते हैं वो आपको बताने हैं। भारतीय समाज में पहला तर्क है, भारतीय समाज में विभिन्न सांस्कृतिक अस्मिताओं के लोग गर्व के साथ रहते हैं। जी बिल्कुल, ये बात सही है। अब दूसरा देखिए, प्रतिभा पलायन भारत में विविधता में एकता का सूचक है, ये भी सही है। तो इसमें कथन ये सही नहीं है। प्रतिभा पलायन यानी कहीं पे दूसरी जगह जाना, उसमें एकता का प्रतीक नहीं हो सकता भारत, तो ये बिल्कुल गलत होगा। और कथन 2 का समर्थन नहीं करता है जबकि 1 कथन का समर्थन करता है, बिल्कुल सही आंसर है ये। अगला प्रश्न देखिए, कितने व्यक्ति राजनेता होने के साथ साथ लेखक भी हैं लेकिन उनके पास स्नातकोत्तर डिग्री नहीं है। इसमें भी कॉमन देखना है। अब देखिए उसने कहा स्नातकोत्तर नहीं है, कितने व्यक्ति राजनेता हैं, कितने व्यक्ति राजनेता होने के साथ साथ लेखक हैं यानी ऑथर और पॉलिटिशियन है, लेकिन ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है। इसमें जो भी कॉमन होगा वो तो आंसर हो ही नहीं सकता है। अब इसके साथ इनको तो हटा देंगे। अब उसने पूछा कितने ऑथर और कितने पॉलिटिशियन दोनों हैं, तो यहाँ पे जब भी कॉमन की बात आएगी, देखिए ये 5 ऑथर में भी है और पॉलिटिशियन में भी है, तो ये 5 आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये सीरीज का प्रश्न है, अल्फ़ाबेटिक और नंबरिक सीरीज है ये। देखिए यहाँ पे T 20 पे है, Q 17 पे, यानी 3 माइनस हुआ है। 17 से 14 पे गए, 3 माइनस हुआ है। 14 से 11 पे 3 माइनस हुआ है, तो इसमें भी 3 माइनस करेंगे तो 8 पे आता है H। ये K से शुरू है, K से शुरू है, गलत होंगे। R देखिए 18 पे 3 माइनस करेंगे 15 पे, वो आता है O। 15 पे 3 माइनस L पे जाएंगे तो 12 पे L, यानी 3 माइनस होगा। ये 12 से 9 पे आएंगे, 3 माइनस होगा। इसके बाद भी 3 माइनस करेंगे तो 9 में 3 चले जाएंगे, 6 बचेगा तो F आएगा। दोनों में F है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 11 से 16 हुआ है, ये यानी 5 प्लस हुआ है। 16 से 21 हुआ है, यानी 5 प्लस हुआ है। 21 से 26 हुआ है, 5 प्लस हुआ है। और 26 से 5 प्लस करेंगे 26 में तो 31 हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, ये वाला भी गलत होगा। अगला और आखिरी प्रश्न, 6 व्यक्ति ABCD E और F एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन उनका क्रम इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। D के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, D के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है। F और C के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, F और C के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। B E के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। B जो है और E के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। 1 2 तीसरे स्थान पर बैठा है, ये चौथा हो गया। B तीसरे स्थान पर बैठा है। F और C के बीच में 2 व्यक्ति, B E के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। D F के बाईं ओर
ठीक बगल में बैठा है, डी एफ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो डी यहाँ आ जाएगा, एक लोग यहाँ पे आ जाएगा, इसका काम हो गया ख़त्म। टोटल में 6 व्यक्ति हैं, 3 और 3 6 होते हैं। अब देखिए बी को यहाँ पे रख देंगे और बी वहाँ नहीं होगा, बी आएगा यहाँ पे, क्योंकि इसके बीच में 2 छूट रहे हैं, तो ये 1 और 2 ये हो जाएंगे, ई आ जाएगा यहाँ पे। अब बचा इसमें ए आ जाएगा यहाँ पे। अब ये एकदम से कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन देखिए उसने क्या पूछा है, इनमें से किसके ठीक बगल में ए और एफ दोनों बैठे हैं। तो बी के ठीक बगल में ए और एफ दोनों बैठे हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका एकदम राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। आप लोग ज़रूर बताइए क्लास कैसी लगी, और आप लोग बस सपोर्ट बनाए रखिए, जितने जल्दी आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, हमारी क्लासें उतने जल्दी आपको लाइव मिलना शुरू हो जाएंगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए, पहली बार के लिए आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और सपोर्ट करिए। क्लास जैसी भी लगी हो आप उसको कमेंट में ज़रूर बताइए, अच्छी लगी तो अच्छी बताइए, ख़राब लगी तो ख़राब बताइए, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। और जहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट की कोशिश करूँगा, जब आप बताएंगे तभी तो वहाँ पे इम्प्रूव कर पाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।